हेलो गाइस, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो मैं मेहुल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। तो अभी पिछली वीडियो में हम क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के प्रीवाई क्यूज कर रहे थे। हमने अपने पहले पार्ट में कुछ क्वेश्चंस करे थे और आज हमारा सेकंड पार्ट है जिसके अंदर हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। पिछले पिछले पार्ट में हम बोल सकते हैं हमने 1 मार्क और 2 मार्क के क्वेश्चन हमने पूरे अच्छे तरीके से देखे थे। और आज हम बात करेंगे इस पार्ट के अंदर 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम अपना आज का पार्ट 2 इलेक्ट्रिसिटी के पी वाई क्यूज। तो ये पहला क्वेश्चन है। वैसे इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, अभी हम इसका पहला पार्ट देखते हैं। देखिए पहला पार्ट देखिए क्या कह रहा है। एन इलेक्ट्रॉन each carry a charge. Electron is flowing across a unit cross section of a metallic wire in a unit time east to west. Write an expression of the electric current and also give the its direction. देखिए क्या कह रहा है ये, हमें कह रहा है कि n इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन से कई सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको हमने क्या मान लिया, n मान लिया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। उन सबके पास क्या है, चार्जेस हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है वो एक क्रॉस सेक्शन एरिया मेटेलिक वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो कर रहे हैं। कहाँ से कहाँ, ईस्ट से वेस्ट में। कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, ईस्ट से वेस्ट में मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हमें यह बताना है कि इसकी डायरेक्शन कहाँ पे होगी। जो करंट की डायरेक्शन है, जो आपका करंट है वो किस जगह पे मूव करेगा। जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ईस्ट से वेस्ट मूव कर रहे हैं, तो करंट कहाँ से कहाँ मूव करेगा। तो अगर आपने मेरी वीडियो देखी तो उसमें आपको बताया था मैंने कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, उसकी जो डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट रहती है। किसके अपोजिट रहती है, इलेक्ट्रॉन के। यानी कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ईस्ट से वेस्ट में मूव कर रहे हैं तो करंट कहाँ से कहाँ मूव करेगा, करंट मूव करेगा वेस्ट से ईस्ट की तरफ। इजी था क्वेश्चन, कोई दिक्कत है इसके अंदर? नहीं जी, थोड़ा सा समझने वाली बात है इसके अंदर बस। देखिए क्वेश्चन इतना बड़ा था पर आपको खाली इसके अंदर एक चीज याद रखनी है कि जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन्स के हमेशा अपोजिट रहती है। आपको इतना याद रखना है, अगर आपको इतना याद है तो ये क्वेश्चन आपका बन गया। और 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत है इसके अंदर नहीं। तो देखिए इसको लिखना कैसे है वो बताता हूं मैं आपको। देखिए इसका आंसर कुछ इस तरीके से लिखना है। As we know that the direction of electric current is always opposite to the direction of electron. जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन का हमेशा क्या रहती है, अपोजिट रहती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ईस्ट से वेस्ट मूव कर रहे हैं तो जो करंट है वो कहाँ से कहाँ मूव करेगा, वो मूव करेगा वेस्ट से ईस्ट की तरफ। सिंपल था क्वेश्चन, कोई दिक्कत है इसके अंदर? नहीं जी। इसको नोट करिए, इसका हम सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। ठीक है, इसको नोट करिए। देखिए इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये न्यूमेरिकल बेस्ड पार्ट है। देखिए इसमें क्या कह रहा है। द चार्ज possessed by an electron is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Find the number of electron that will flow per second to constitute current of 1 ampere. तो देखिए क्वेश्चन बड़ा अच्छा है ये वाला। क्वेश्चन कह रहा है हमें कि जो चार्ज है, हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलाम। तो हम यहाँ पे बात करें, इसका सॉल्यूशन की बात करें, हमें चार्ज दे रखा है कितना, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलाम। अच्छा जी, आपको और क्या दे रखा है, आपको यहाँ पे गिवन है क्या चीज, जो करंट है, वो कितना है आपका, 1 एम्पियर। ठीक है, और आपको क्या फाइंड करना है, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है। आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको फाइंड करने हैं। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे फाइंड करेंगे अब हम। देखिए हमें इतना तो पता है कि जो आई है वो किसके इक्वल होता है, क्यू अपॉन टी के इक्वल होता है, हमें इतना तो पता है। ठीक है, पर भैया यहाँ से हम खाली चार्ज तो निकाल पाएंगे, और अच्छा हमें टाइम भी दे रखा है हर एक सेकंड के अंदर। तो टाइम है हमें गिवन है कितना, 1 सेकंड। ठीक है, हम यहाँ से क्या, या तो करंट निकाल पाएंगे, या चार्ज निकाल पाएंगे, या टाइम निकाल पाएंगे। हमें तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे। तो देखिए इसके पीछे बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है। आप जानते हैं कि जो चार्ज है वो क्या होता है, चार्ज का एक फॉर्मूला होता है एनी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालने हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको गिवन है कितना 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है, तो यहाँ से आपका Q = n नहीं लिख सकते आप यहाँ पे I की जगह, बिल्कुल रख सकते हैं। तो यहाँ से इसका नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा, I = NE/T। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब आपका क्या निकालना है, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो आप पहले यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए I की वैल्यू क्या है आपके पास 1 एम्पियर, 1 इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने हैं। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 1.6 × 10⁻⁻19। अच्छा, टाइम कितना आपके पास 1 सेकेंड। ठीक है, ये डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 1 × 1 कितना हो जाएगा 1, और ये इधर आके हो जाएगा डिवाइड के अंदर 1.6 × 10⁻19 = n। इसको आप सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कुछ यहाँ पे निकल करके आ जाएंगे। इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे इसका क्वेश्चन करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन था, सीधा सीधा इसके वैल्यू पुट करनी है। आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जो क्यू है वो किसके इक्वल होता है, NE के इक्वल होता है। तो ऐसे छोटे मोटे जो फॉर्मूले हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके मार्क्स दिलवाने के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि ये छोटे मोटे फॉर्मूले हैं ना, यही बच्चे अक्सर पेपर में जाकर के भूल जाते हैं। वो बड़े बड़े फॉर्मूले जैसे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, रजिस्टिविटी का फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला, इन सब के फॉर्मूले तो याद कर जाते हैं, ओम्स लॉ का फॉर्मूला तो याद कर जाते हैं, पर जो छोटे मोटे फॉर्मूले हैं जैसे करंट का फॉर्मूला हो जाता है या चार्ज का फॉर्मूला हो जाता है, ये फॉर्मूले भूल जाते हैं। तो अक्सर जो बोर्ड्स के क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर भी आ जाते हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि बच्चे ज़्यादातर ध्यान देंगे बड़े कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, जो बड़े बड़े फॉर्मूले हैं उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। पर वो क्वेश्चन कहाँ से निकाल देते हैं, वो निकाल देते हैं छोटे फॉर्मूले से, जिस पे बच्चे इतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि उनको लगता है ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पर असल में बोर्ड्स के अंदर हर छोटी से छोटी चीज़ भी इंपॉर्टेंट रहती है। तो अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हैं बोर्ड्स की तो ऐसी चीज़ों का ध्यान रखिएगा, छोटे से छोटा फॉर्मूला हो, बड़े से बड़े फॉर्मूला हो, हर चीज़ को अच्छी तरीके से आप याद करके रखिएगा। ठीक है, तो इसका आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर, नोट करिए। देखिए, जो अगला क्वेश्चन है इसके भी 2 पार्ट हैं। अभी हम यहाँ पे पहला पार्ट करते हैं, अगला पार्ट हम देखते हैं अपनी थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या रहा है हमें, अ बल्ब इज रेटेड 40 वाट to 20 volt. Find the current drawn by it when it is connected to 220 volt supply. Also find its resistance. देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या रहा है हमें कि जो हमारे पास पावर है वो है 40 वाट की, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो है 220 वोल्ट। हमें यहाँ पे एक तो करंट फाइंड करना है और दूसरा रेजिस्टेंस फाइंड करना है। अगर आपको पावर का फॉर्मूला पता है तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएगा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए पावर के फॉर्मूले, हमने बहुत सारे फॉर्मूले ड्राइव करे थे पावर के, जिसमें एक फॉर्मूला था हमारा P = V × I। ये फॉर्मूला था, याद है आपको, P = V × I। तो यहाँ से हमें P पता है, हमें V पता है, यहाँ से I निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। देखिए जी, पावर है 40, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है 20, माफ करें 220 × I। यहाँ से I निकालना है हमें। ये जो V है यहाँ पे किसमें मल्टीप्लाई में जाके हो जाएगा डिवाइड में, ये हो जाएगा 40/220 = I। 0 से मरेगा 0, ये जाएगा आपका। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा समथिंग 0.18 एम्पियर के आसपास यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे? देखिए P = V × I फॉर्मूला था, पावर आपको गिवन है 40 वाट, आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन है कितना 220 वोल्ट, आपको यहाँ से करंट निकालना था, तो पावर = V × I फॉर्मूला होता है। यहाँ पे पावर रखी, यहाँ पे वोल्टेज रखी, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो गया, तो 40/220 काटे पेटे करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.18 एम्पियर के आसपास आ जाएगा। तो यहाँ से हमने पहली चीज़ तो कर ली, हमने यहाँ से करंट तो निकाल लिया, हमसे पूछा रेजिस्टेंस क्या होगा। अब रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या था, याद है आपको? कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। देखिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था P = V²/R, याद आया? पावर = V²/R। यहाँ से अब हम वैल्यू रख दें अपनी, पावर की वैल्यू कितनी है आपके पास 40, वोल्टेज कितना है 220 का क्या हो जाएगा ²/R, रेजिस्टेंस यहाँ से निकल जाएगा। बिल्कुल, इसको सॉल्व करिए, बताइए फिर आंसर क्या आ रहा है। देखिए जो आपका 220 का स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा 48400/R, पावर आपके पास 40। ठीक है जी, आपको रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखिए
आर यहाँ पे डिवाइड में जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा और 40 इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका आर इज इक्वल्स टू 48400/40। जीरो से मार दिया जीरो, ठीक है, जीरो से मर गया जीरो, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 1 जार 4, 4 0 जार 0, तो आर की वैल्यू क्या आ गई 1210 ओम। समझ आया ये काटा कैसे है? नहीं समझ आया तो आप एक बार दोबारा से 8वीं क्लास दोबारा पढ़िए जिसमें आप डिवाइड सीखेंगे, ठीक है। तो आपको टेबल तो आता है 4 का, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 1 जार 4 और 4 0 जार 0। तो यहाँ से आपका जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो कितनी आ गई 1210 ओम, ठीक है जी। कोई दिक्कत है यहाँ पे? बहुत बढ़िया, समझ आ गया आपको। इसका पहला पार्ट कर लिया आपने, इसको नोट करिए। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट के ऊपर, जल्दी इसको नोट करिए। देखिए अब जो इसका सेकंड पार्ट है वो कह रहा है इफ द गिवन बल्ब इज रिप्लेस्ड बाय अ बल्ब ऑफ रेटिंग 25 वाट। देखिए हमें एक पहले बल्ब दे रखा था जिसकी जो पावर थी वो 40 वाट थी। इस बार आपको जो बल्ब दे रखा है हमने उस बल्ब को निकाला, ये जो बल्ब था उसको हमने निकाला, इसकी जगह हमने दूसरा बल्ब फिट कर दिया जिसके पास जो पावर है वो कितनी है 25 वाट की पावर है। इसके पास 220 वोल्ट इसके पास वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि इसके करंट और रेजिस्टेंस में कोई चेंज आएगा। देखिए इसको भी आप जो है दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप उसको थ्योरेटिकल बेस कर सकते हैं या इसको न्यूमेरिकल बेस कर सकते हैं, पर सबसे बेस्ट रहेगा न्यूमेरिकल बेस वाला। पर देखिए थ्योरेटिकल बेस कैसे करेंगे, समझिए एक बार थ्योरेटिकल बेस। देखिए बहुत ईजी तरीका है, हम जानते हैं पावर का फॉर्मूला क्या होता है V इंटू आई, ठीक है। V तो आपको कांस्टेंट है, V तो आपको कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। जो पहले वाले बल्ब था उसमें भी 220 वोल्ट था, इस वाले में भी 220 वोल्ट है, तो V को तो आप हटा दीजिए, V तो आपका क्या है कांस्टेंट है। पावर आपकी क्या हो गई है, देखिए पावर आपकी कम हो गई है, या हम बोल सकते हैं जो पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। अगर पावर आपकी क्या है, जो पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, तो पावर आपकी कम हो गई है तो जो करंट है वो भी आपका डिक्रीज हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। अब होगा कितना वो आप न्यूमेरिकल बेस से निकालेंगे। पर चेंज क्या आया है, हमसे पूछा गया है कि चेंज क्या आया है, हमसे ये पूछा गया कि क्या इसमें कोई चेंज आएगा, तो आंसर आप लिख सकते हैं हाँ चेंज आ सकता है। चेंज क्या आएगा कि जो करंट जो पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, तो अगर पावर कम हो गई है तो करंट भी कम हो जाएगा। तो पहला चेंज तो ये हो गया। रेजिस्टेंस के अंदर क्या चेंज आएगा, देखिए पावर क्या है V²/R है, V आपका क्या है कॉमन है दोनों के अंदर, तो V को हम कांस्टेंट मान के चल लें, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हो पावर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के। अगर पावर कम हो गई तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, पावर कम हो गई तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो ये चीज आप यहाँ पे कर लिख सकते हैं कि हाँ पावर के कम होने से करंट और रेजिस्टेंस में चेंज आएगा। क्या आएगा कि करंट कम हो जाएगा और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। पर कितना बढ़ेगा कितना कम होगा वो चीज़ आपको इससे निकालना पड़ेगा, न्यूमेरिकल बेस से निकालना पड़ेगा। तो आपको थ्योरेटिकल में कैसे लिखना है आप समझ आ गए। मान लीजिए आपको न्यूमेरिकल बेस आप फॉर्मूले भूल रहे हैं, फॉर्मूला कैसे ही भूलेंगे, अगर आपको थ्योरी याद है तो फॉर्मूला नहीं भूल सकते, ठीक है। पर मान लीजिए आपका न्यूमेरिकल करने का मन नहीं है, या फिर आपका मन तो खैर करना पड़ता है, पर मान लीजिए आपकी मैथमेटिक्स इतनी अच्छी नहीं है, आपसे दिक्कत है कि आप डिवाइड गलत कर देंगे, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप थ्योरेटिकल बेस यहाँ पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे होने वाली नहीं है। पर देखिए हम यहाँ पे थ्योरेटिकल बेस समझा दिया, अब बात करते हैं न्यूमेरिकल बेस के ऊपर। तो देखिए पावर आपकी क्या है 25 वाट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है 220 वोल्ट, ठीक है। आपको वही करंट और रेजिस्टेंस निकालना है, P इज इक्वल्स टू V इंटू आई, ठीक है। पावर आपकी 25 है, वोल्टेज 220 है, करंट आपको निकालना है, ठीक है। ये इधर मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो करंट क्या हो जाएगा आपका 25/220। इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर समथिंग आ जाएगा 0.11 एम्पियर के आसपास आ जाएगा। तो आपको याद होगा था हम पहला पार्ट कर रहे थे जब 40 वाट थे आपकी पावर थी, तो आपका करंट आ रहा था 0.18 एम्पियर, पर इस बार आपका एम्पियर क्या आ रहा है 0.11 एम्पियर। तो करंट आपका क्या हो गया, कम हो गया। पावर के कम होने से करंट भी कम हो जाएगा, क्योंकि पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, ठीक है। पावर कम तो करंट भी कम हो जाएगा, ठीक है। ये पहला पार्ट समझ आया। अब कह रहा है रेजिस्टेंस निकालिए। अब रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल्स टू V²/R, ठीक है जी। पावर आपको कितनी गिवन है 25, ये हो जाएगा 220 का स्क्वायर/R, 25 इज इक्वल्स टू 48400/R, ठीक है जी। R हो जाएगा आपका 48400/25। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। देखिए इसको सॉल्व करते हैं क्या आंसर आएगा, बताते हैं आपको।
इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा समथिंग 1936 ओम के इक्वल आ जाएगा। तो पहले आपका जो ओम जो पहले आपका रेजिस्टेंस था वो 1200 समथिंग आ रहा था, इस बार आपका जो रेजिस्टेंस है वो कितना आ रहा है 1936 आपका क्या आ रहा है रेजिस्टेंस आ रहा है। तो पावर के बढ़ने से रेजिस्टेंस भी बढ़ गया और पावर के कम होने से रेजिस्टेंस बढ़ गया और पावर के कम होने से करंट भी कम हो गया। क्यों? क्योंकि जो पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के और पावर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। ठीक है जी, समझ आया? कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं। नोट करिए इसको। देखिए ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और हमारे इलेक्ट्रिसिटी का भी जो PYQs है उसमें हम ये लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या करा है हमें। एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम एंड कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम कनेक्टेड टू अ बैटरी 6 वोल्ट की बैटरी as shown in the circuit, calculate total resistance, current flow in circuit, potential difference across lamp and conductor। देखिए क्या कर रहा है हमें क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक जो है इलेक्ट्रिक लैंप है 20 वोल्ट का और एक कंडक्टर है 4 ओम, माफ करिए, एक इलेक्ट्रिक लैंप है 20 ओम का और कंडक्टर है 4 ओम का, आपस में कनेक्टेड हैं एक बैटरी के साथ। बैटरी है 6 वोल्ट की। हमें बताना है क्या चीज़, एक तो टोटल रेजिस्टेंस बताना है, दूसरा करंट बताना है सर्किट के अंदर और तीसरा बताना है हमें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लैंप एंड कंडक्टर। तो देखिए ये सर्किट आपको यहाँ पे गिवन है, ये आपका कंडक्टर है 4 ओम का और आपका लैंप है कितना 20 ओम का। ठीक है जी, आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, पहले टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखिए ये दोनों किसमें कनेक्टेड हैं आपस में, ये दोनों आपस में सीरीज के अंदर कनेक्टेड हैं। तो इसका पहला पार्ट देखिए, बोथ कंडक्टर एंड लैंप are connected in series। तो इसको मैं R1 और इसको R2 मान लूं तो यहां से R नेट क्या निकल जाएगा, R1 प्लस R2। R1 क्या आपके पास 4, R2 क्या है 20, तो R नेट क्या आ गया 24 ओम। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं जी। अच्छा देखिए सेकंड पार्ट देखिए इसका, यहाँ पे कर लेता हूँ सेकंड पार्ट इसका मैं। करंट फ्लो इन सर्किट बताना है, ये पूरे सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा होगा। तो देखिए टोटल रेजिस्टेंस कितना है 24 ओम का, बैटरी कितने की है 6 वोल्ट की। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर फॉर्मूला होता है ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू आई आर। तो वोल्टेज कितना है 6, करंट आपको निकालना है, रेजिस्टेंस कितना है 24। ठीक है जी, यहाँ से निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। करंट क्या आ जाएगा आपका 6/24, इसको सॉल्व करिए आपका आ जाएगा ये 1/6। इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका रेजिस्टेंस यहाँ पे निकल के आ जाएगा, आपका करंट निकल के आ जाएगा 1.6 एम्पियर, 1/6 एम्पियर आपका यहाँ पे करंट आ गया। इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका पॉइंट में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं। अब देखिए तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, तीसरा पार्ट कह रहा है कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है लैंप में और कंडक्टर में। बहुत ईजी है, लैंप के अंदर आपका रेजिस्टेंस कितना है 20, करंट कितना है, ठीक है, वो हम यहाँ पे देखो पोटेंशियल डिफरेंस आपको फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, देखिए देखिए जी, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए कैसे करेंगे, आपको पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पता है, V इक्वल्स टू आई आर। अब आप कहेंगे कि भैया हमें V फाइंड करना है, हमें R तो गिवन है अलग अलग, पर करंट तो हमें गिवन ही नहीं है, करंट तो हमारे पास 1/6 एम्पियर आ रहा है, ये कैसे निकालेंगे। देखिए जी, आपको एक चीज पता है कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होती है उसके अंदर करंट सेम रहता है, यानी कि इसके अंदर जो करंट होगा वो भी 1/6 एम्पियर होगा, इसमें जो करंट है वो भी 1/6 एम्पियर है। ठीक है जी, यानी कि जो करंट है वो दोनों में सेम है, तो यहां से आपका पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा सर। ठीक है जी, देखिए कैसे निकलेगा, इसको नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए ये सर्किट है, 4 ओम का कंडक्टर है, 20 ओम का क्या है लैंप, 6 वोल्ट की बैटरी है, 1/6 दोनों के अंदर क्या है एम्पियर है, करंट है। तो देखिए पहले हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस एट लैंप। पहले लैंप की बात करें तो लैंप के अंदर देखिए V आपको फाइंड करना है, I आपको गिवन है 1/6 एम्पियर और आपको जो पोटेंशियल है जो आपका रेजिस्टेंस है वो कितना है, वो है 20 ओम। यहाँ से निकाल देंगे, बिल्कुल निकाल देंगे। V इक्वल्स होता है आई आर, V इक्वल्स होता है आई आर। ठीक है जी, जो I है वो कितना है 1/6
रेजिस्टेंस है 20, ठीक है, इसको सॉल्व करिए, आ जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा आपका 10, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका वोल्टेज है कितनी आ जाएगी, वोल्टेज यहाँ पे आपका आ जाएगा 3.33 वोल्ट, आपका समथिंग यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब ऐसे अब हम बात करें यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर, V इज इक्वल्स टू आई आर, आई आपका है 1/6, रजिस्टेंस आपका 4, इसको सॉल्व करेंगे आपका आ जाएगा 3/2, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर समथिंग 0.66 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन करना है, बहुत ईजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत ही नहीं। और 5 मार्क्स के अंदर आया हुआ था वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के अंदर, प्रीवियस ईयर में 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया था, बहुत ईजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत थी इसके अंदर नहीं, ठीक है। तो ये कुछ आपके क्वेश्चंस थे इलेक्ट्रिसिटी के। उम्मीद करता हूँ कि आपको अब इलेक्ट्रिसिटी के कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो कर दिए हमने, इतने सारे क्वेश्चन किए हैं, आपको क्वेश्चन समझ आने लग गए होंगे कि क्वेश्चन आएंगे कैसे, ठीक है। हाँ, जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरीके से ही आएगा, क्वेश्चन हालांकि चेंज होंगे, पर हाँ कॉन्सेप्ट तो यही रहेगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन हर तरीके के क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहिएगा क्वेश्चंस की, और जरूरी नहीं है जो क्वेश्चन कराए हैं बस उनको ही करना है, नहीं, आप क्वेश्चंस करते रहिएगा, ट्राई करते रहिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, इसके ऊपर से काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो उसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। अब जो हम अपना अगला चैप्टर शुरू करेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमारे आगे आने वाली क्लासेस के लिए भी। 11th क्लास 12th क्लास अगर आप साइंस स्ट्रीम से कंटिन्यू करेंगे तो आपका एक केमिस्ट्री आती है, हमें केमिस्ट्री के भी डिफरेंट पार्ट होते हैं, तो हम यहाँ पे बात करेंगे कार्बन कंपाउंड्स की, जो कि एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। तो ये आपके एक तो 10th क्लास में काफ़ी योगदान रहेगा, और इसका आगे फर्दर क्लासेस के अंदर भी काफ़ी सारा इसका योगदान रहने वाला है। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है कार्बन कंपाउंड, उसको हम अपनी अगली वीडियो में शुरू करने वाले हैं, बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं उसको अब हम। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी, क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर आपको लग रहा है जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ वो फ़ायदेमंद है आपके लिए, तो वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, जिससे कि वो भी ऐसे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस कर सके। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करिएगा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के, ठीक है। जरूरी नहीं इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी चैप्टर कराए हैं, जो चैप्टर आपको आते हैं, उन सब के आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके देखिएगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से होती रहेगी। तो मिलता है आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।